बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्ट्स और सॉल्ट से पहले हम पीएच से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं, हम उसको देखेंगे। और आज का जो हम लेसन है वो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पीएच से रिलेटेड कैलकुलेशंस को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम सॉल्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1 है पीएच कैलकुलेशंस, मींस कैलकुलेशंस से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट वन है पीएच कैलकुलेशन में। फर्स्ट वन तो आपने क्या रखना है कि इन जितने ये जो फार्मूलाज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनको अच्छे से लर्न आउट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले लर्न आउट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो इसको कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से आता है आपका मोस्टली न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जिसमें होता है कि पीएच फाइंड आउट करें या पीओएच फाइंड आउट करें, या फिर सम टाइम पीएच दी होती है और कहा होता है कि पीओएच फाइंड आउट करें, या पीओएच दी होती है और कहा होता है कि पीएच फाइंड आउट करें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है वो है पीएच इक्वल माइनस लॉग, ये H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आइन, या फिर हम H पॉजिटिव आइन भी मेंशन कर सकते हैं। और POH माइनस लॉग और हाइड्रोक्सल आइन नेगेटिव 4 ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे। और इन दोनों का सम अप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पीएच और POH का सम अप किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपके माइंड में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, आपने उस क्वेश्चन से पता चलाने है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन में से ये ढूंढना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। सम टाइम ये होता है कि आपसे सीधा सीधा ही पूछा होता है कि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन दी है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन दी है और पीएच पूछा है। सम टाइम आपसे हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन दी होती है और पीओएच ही पूछी होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की दी है लेकिन आपसे पूछा ये होता है कि पीओएच की वैल्यूज़ बताएं। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर पीएच ही फाइंड आउट कर देते हैं या उसी फॉर्मूले से पीओएच फाइंड आउट कर लेते हैं। मींस कंसंट्रेशन ओएच आयंस की दी है और वो फाइंड पीएच कर रहे होते हैं पीएच का फॉर्मूला लगा के। तो इससे में कंफ्यूज नहीं होना, आपने उस ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सबसे पहला कि हमने फाइंड क्या करना है और हमें दिया क्या गया है, उसको आपने गौर से देखना है फर्स्टली। सेकेंड, आपको इतना आना चाहिए इन कैलकुलेशंस को करने के लिए कि आप जो एसिड्स हैं, जो मोस्टली एसिड्स आपकी बुक में हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये कुछ एसिड्स हैं, उनके आपको डिसोसिएशन इक्वेशंस लिखनी आना चाहिए। मींस उनको डिसोसिएट करना आना चाहिए। मींस आपको पता होना चाहिए उसमें कैटाइंस कितने हैं या एनाइंस कितने इन्वॉल्व हैं, उनको सेपरेट करना आना चाहिए। तो ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए पीएच कैलकुलेशन से पहले। एक तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड आपको एसिड्स हैं या बेसिस हैं उनके डिसोसिएशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एग्जाम्पल है वो है अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। इसमें पूछा ये गया है कि एक सोल्यूशन दिया आपको ये गया है कि एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है एक एसिड है वो 0.01 मोलर है, ये उसकी मोलैरिटी बता दी गई है। या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बता दी गई है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी है, 0.01 मोलर। व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसकी पीएच वैल्यू। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई घुमाया फिराया नहीं है, जस्ट आपको HCl ही दिया है और HCl में ही कहा है कि पीएच फाइंड करें। तो HCl है तो इट मीन्स का आपको पता चल जाएगा कि पीएच वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट आयनाइजेस कम्प्लीटली। तो इसकी आयनाइजेशन हम देख लेते हैं। देखिए ये है डिसोसिएशन इक्वेशंस। जैसे HCl है तो H को अगर हम H और Cl को अगर हम सेपरेट करते हैं तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। कैटाइन एनाइन सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है कि H पॉजिटिव जो है वो एक ही है, मीन्स H पॉजिटिव
यहाँ पे इसके साथ कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है, 1 2 3 ऐसा कोई भी मोल्स मेंशन नहीं है, तो इस मीन के 1 मोल H है, HCl में के एक मोल में एक ही मोल H है, H हाइड्रोजन आयंस हैं। अब इसका मतलब है कि हमें ये जो वैल्यू दी हुई है इसके साथ हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ इसको फार्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कोई और एसिड होता है, यहाँ पे अगर 2 3 या 4 कोई भी वैल्यू यहाँ पे H के साथ होती डिसोसिएशन इक्वेशन में, तो आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना था और फिर इसको आपकी जो इक्वेशन है उसमें लिखना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा pH का फार्मूला क्या है, -log H पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, और इसको जस्ट एज इज इट पुट कर देंगे। या तो आप 0.01 पुट कर दें ब्रैकेट में और कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिख दें तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद मीन्स उसको 10 की पावर में लिखने के बाद करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम एक और इसी टाइप से रिलेटेड हम एक और इक्वेशन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल है, फाइंड आउट pH and POH of 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH। अब देखिए, अब हमें सोल्यूशन दिया गया है KOH का, क्योंकि OH क्या है, एक बेस है। अब हमें उसका सोल्यूशन किया है 0.01 मोलर। अब हमसे पूछा ये क्या है कि हमें कहा यह गया है कि pH भी फाइंड करें और POH भी फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखनी है KOH की। तो K सेपरेट हो जाएगा, OH भी सेपरेट हो जाएगा। K के साथ कोई वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव आयन के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स के KOH में 1 मोल ही पोटेशियम के आयन्स हैं और 1 मोल ही हाइड्रोक्सल के आयन्स हैं। तो हाइड्रोक्सल आयन के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है 1 2 3 ऐसे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो इक्वेशन बैलेंस है, तो जब इक्वेशन बैलेंस है तो एज इट इज़ हमें जो वैल्यू दी गई है हम उसको फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे OH जो है वो कंसनट्रेशन जो है 0.01 मोलर है, इसको अगर हम 10 की पावर में कर दें तो 10 की पावर -3 बन जाएगा मोलर। अब इसको एज इट इज़ POH के फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा POH का। अब POH तो आ गई, अब उन्होंने कहा है कि pH भी फाइंड करें। तो pH तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ना ही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि pH प्लस POH इक्वल होता है 14 के। तो pH कैसे होगी, 14 में से POH की जो वैल्यू उसको माइनस कर देंगे तो pH हमारी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो pH 11 का मतलब क्या है कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो क्या है, बेसिक है। इट मीन्स कि KOH क्या है, बेसिक है। ये होगी सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा जी, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4 से रिलेटेड। ये एग्जांपल थोड़ी सी टफ है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसमें कहा गया है कि फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे दिया गया pH ही फाइंड करनी है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H2SO4। जब H2SO4 का एक मोल जब डिसोसिएट होता है तो ये H2 इन्वॉल्व हैं। तो इट मीन्स के नेक्स्ट इक्वेशन में भी H पॉजिटिव में 2H इन्वॉल्व होंगे और SO4 सल्फेट आयंस सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 2H इन्वॉल्व हैं तो हमने क्या करना है, इस 2 के साथ हमें जो मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 उसके साथ हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे तो आपके आंसर्स रॉन्ग होंगे। वो आपका जो प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे वो सारे के सारा एक तो लॉन्ग आंसर भी रॉन्ग होगा, और बेशक आपने सही मेथड किया हो, इक्वेशन सही लगाई हो, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है आपने कि डिसोसिएशन इक्वेशंस में अगर 2 3 जितनी भी वैल्यू आ रही है, सबसे पहले आपने उस कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। जैसे इन्होंने मल्टीप्लाई करवाया 2 × 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयंस के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसको एज इट कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप वो जो फार्मूलाज होते हैं उसमें रूल्स पढ़े हैं आपने लॉग में 9th क्लास में, 3rd चैप्टर था आपका लॉग से रिलेटेड, उसमें जो रूल्स पढ़े थे कि अगर कोई 2 क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग के साथ वो जब इसको खोलते हैं, इस वैल्यू को, इस पूरी ब्रैकेट्स को, तो ये क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं। अब इसको इस तरह से करके लिख के फाइंड आउट कर लें, जिस तरह से भी कर लें, आप अच्छे से लॉग्स का पढ़ चुके हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इससे आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, pH। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी थर्ड एग्जांपल थी इसी से pH कैलकुलेशन से रिलेटेड। और कोशिश करें कि जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी सॉल्व होंगे तो उनको भी लास्ट वीडियो में उनकी भी आंसर जो है आपसे शेयर कर लिए जाएंगे।
नेक्स्ट सॉल्ट से हमारा सॉल्ट्स के अबाउट हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें सॉल्ट क्या होते हैं कि मीन्स अगर कोई एक एसिडिक सोल्यूशन है और एक बेसिक सोल्यूशन है, आप एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को कंबाइन कर दें तो उसके रिजल्ट में एसिडिक भी है बेसिक भी है, तो उनको कंबाइन करने से आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी, मीन्स उनको अगर मिक्सचर है एसिड और बेस का तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये एक मेथड है सॉल्ट्स प्रिपरेशन का। नेक्स्ट और भी मेथड्स हैं, ये मोस्टली जो कॉमनली डिस्कस किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन का मेथड सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए ये मेथड यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सेकंड पार्ट है हमारा सॉल्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने 3 कैटेगरीज यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस की हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स मोस्टली आपके टेबल्स में मेंशन है, जो मोस्टली यूज़ होते हैं एसिड्स, और बेसिस भी मेंशन है। और नेक्स्ट हम सॉल्ट का डिस्कस करेंगे। अगर आपने उन टेबल्स को लर्न नहीं किया तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होती हैं एसिड और बेसिस, उनको आप ज़रूर लर्न आउट कर लें। अच्छा जी, आज हम जो डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो है सॉल्ट से रिलेटेड, जिससे थर्ड पोर्शन है इस चैप्टर का। सॉल्ट क्या है? A salt is formed when an acid is neutralized by a base। ये सिंपलेस्ट डिफाइन इसलिए की गई है कि मोस्टली सॉल्ट्स की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। और भी मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट मेथड ये है। अब एसिड और बेस से न्यूट्रलाइज होने का क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं। मीन्स एसिड और बेस को आपने मिक्सअप किया तो आपके पास क्या बन गए? सॉल्ट। तो एक जो सॉल्ट होता है, इट मीन्स कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक मेटल पार्ट, केटाइन, कम्स फ्रॉम द बेस। मीन्स जो भी हमारी बेस होगी, चाहे KOH है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, N क्या है? मेटल है। KOH में K क्या है? एक मेटल है। तो मेटल पार्ट केटाइन कहाँ से आएगा? बेस से, सॉल्ट के अंदर। और जो सेकेंड पार्ट होगा, नॉन मेटल पार्ट, जो एनाइन होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो कहाँ से आएगा? बेस एसिड से। अब जैसे हमारे एसिड है, हमारे H2SO4 है या H है, HCl है, तो अगर हम H और Cl में से देखें तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Cl। तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी उसमें क्या होगा, अगर एक एसिड है और एक बेस है, तो उसमें जो मेटल पार्ट है, मीन्स Na या इस तरह से कोई भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी पार्ट है वो कहाँ से आएगा? मेटल से। और जो नेगेटिव पार्ट होगा, चाहे सल्फेट हो, नाइट्रेट हो या फिर क्लोराइड्स हों, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी हों, तो वो कहाँ से आएंगे? हमारी एसिड के पार्ट से। ओके, तो इसका मतलब है कि एक सॉल्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेटल पार्ट, एक नॉन मेटल पार्ट। इसको देखने के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं केटाइंस की और कुछ एनाइंस की। क्योंकि हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें एनाइंस होते हैं जो एसिड से आते हैं, और केटाइन जो होते हैं बेसिस से आते हैं। तो कुछ कॉमन केटाइंस जो मोस्टली सॉल्ट्स में मौजूद होते हैं उनको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटाशियम, अमोनियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर 2 स्टेट्स में है, +2 एंड +3 की स्टेट में। तो ये फेरिस और फेरिक इसको हम बोलेंगे। तो ये मोस्टली जो कॉमन केटाइंस होते हैं सॉल्ट्स में, ये वो हैं। अब हम एनाइंस को देख लेते हैं कि मोस्टली कॉमन एनाइंस कौन से होते हैं सॉल्ट्स में। जैसे HCl है तो Cl इसमें क्या है? एनाइन। HNO3 है तो नाइट्रेट, NO3 इसमें क्या है? एनाइन। H2CO3 है, CO3 -2 में ये जो CO3 का पार्ट होगा -2 में, ये कार्बोनेट, तो ये क्या होगा? एनाइन। यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक इसमें सल्फेट आयन जो होगा वो क्या होगा? एनाइन। तो ये मोस्टली कॉमन जो एनाइन प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स में, उनको देख लिया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, सॉल्ट से रिलेटेड। जैसे एक मेटल पार्ट हमने डिस्कस किया था, मेटल पार्ट जैसे NaOH है तो उसमें मेटल पार्ट क्या होगा? Na। और सेकंड हमने एग्जांपल देखी है NH4 अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH3 होती है बेस, अगर वो एक प्रोटॉन और उसमें एडअप हो जाए तो वो क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव। उसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। अब देखें, अगर एक एसिड है HCl, अब ये हमारे पास 2 क्या है? बेसिस है, मेटल आयन और अमोनियम आयन। ये क्या है? मेटल आयन किसका है? सोडियम आयन। सोडियम आयन और अमोनियम आयन यहाँ के पे क्या है? हमारे केटाइंस हैं। अगर ये इनको हम ट्रीट करवाते हैं HCl के साथ तो H और Cl, अब देखिए इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें से रिप्लेस कौन सा होगा? Cl तो रिप्लेस हो नहीं सकता क्योंकि Cl पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इन
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो H पॉजिटिव है ये रिप्लेस होगा। जब ये रिप्लेस होगा सोडियम से, तो ये क्या बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा टेबल सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए। और अगर हम ये H जो है इसको रिप्लेस करते हैं, हो जाता है NH4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा NH4Cl, तो ये क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब हम इनको देख लेते हैं। NaCl तो हमने देखा हुआ है घरों में भी, और ये हम यहाँ भी देख सकते हैं। हमारे घरों में जो यूज़ हो रहा होता है वो तो वैसे उसकी ग्रेन्यूल फॉर्म होती है, टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो है ये बल्क फॉर्म दिखाई गई है। सेकेंड हम देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को, ये इस तरह से। अब देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन में देखिए केटाइन इन्वॉल्व है और एनाइन इन्वॉल्व है, और ये दोनों इक्वल हैं। केटाइन जितने केटाइंस होंगे उतने ही एनाइंस इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए ये एक बात भी ध्यान में रखें कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनमें एज सच कोई कम्प्लीटली चार्ज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एक टेबल मेंशन है आपकी बुक में, इसमें मेटल्स दी हुई हैं, एसिड्स और सॉल्ट्स नेम बताए हुए हैं। मेटल्स हैं यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सिल्वर। जब इनको हम ट्रीट करवाते हैं डिफरेंट एसिड्स के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। अब सोडियम तो मेटल है, मेटल पार्ट तो यही आएगा, लेकिन ये जो एसिड का Cl है इसके साथ मिलके सोडियम और Cl मिलके क्या बना देंगे सोडियम क्लोराइड, K और NO3 मिलके क्या बना देंगे पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक और सल्फेट मिलके क्या बना देंगे जिंक सल्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन मिलके क्या बना देंगे कैल्शियम फॉस्फेट, ये सिल्वर। और यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, एसीटेट है, तो इसमें से क्या रिमूव होगा, ये लास्ट वाला H रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H रिमूव होगा तो इसकी जगह क्या ले लेगा सिल्वर, और ये क्या बना देगा सिल्वर एसीटेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्ट्स की जो आपकी बुक में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि जो सॉल्ट्स होते हैं आर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कैटाइंस या इनाइंस इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब कैटाइन और एनाइन इन्वॉल्व हैं, आयोनिक कंपाउंड है, तो इट मीन्स कि उसमें आयोनिक बॉन्ड है। जब आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो सॉल्ट्स क्या होंगे, एक तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, और क्योंकि ये आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स पे होते हैं, तो इसलिए ये किस फॉर्म में होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं इनकी क्रिस्टलाइन नेचर, क्योंकि ये फिक्स पोजीशंस पे होते हैं, मीन्स रैंडमली या अमॉर्फस जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे नहीं होते। सेकेंड हम देख लेते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं सॉल्ट्स के, क्योंकि सॉल्ट्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वैसे भी वो सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो इट मीन्स कि ये इनको मेल्ट होने में, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड स्टेट लिक्विड में स्टेट होती है, लिक्विड में चेंज होती है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का होता है ऐसी कंडीशन, ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो आपका लिक्विड स्टेट है वो वेपर्स में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस मीन्स कि ये बहुत इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट इनके बाद हम इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। जी, तो जब इनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो इन क्रिस्टल्स के अंदर कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन क्रिस्टल्स के अंदर। अब देखिए एक वीडियो आपको दिखाई जा रही है इससे रिलेटेड, जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है कॉपर सल्फेट की, CuSO4। अब ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5H2 मीन्स 1 मोल कॉपर ऑफ सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन में। जैसे कि आपने यहीं पे देखा भी है कॉपर सल्फेट को, ये देखें इसका ब्लू कलर है। जब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को आप थोड़ा सा हीट करते हो, तो हीट करने के लिए जब भी टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हो तो आपने याद रखना है कि आपने डायरेक्ट हीट नहीं करना। डायरेक्ट हीट करने से आप एक तो मुमकिन है कि टेस्ट ट्यूब टूट भी सकती है, ब्रेकेज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हीट कर सकते हैं, और पूरा एकदम से आपने फ्लेम के ऊपर नहीं रख देना होता।
जैसे ही हम इसको हीट करवाते जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम इसे हीट करवाते जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ने तो वहाँ से इवेपोरेट हो जाना है। वाटर जहाँ से जब मूव हो जाएगा तो अब ये देख सकते हैं ये ब्लू से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये ब्लू से चेंज हो गया है वाइट कलर में, वाटर की इसमें से रिमूव हो गया। जैसे वाटर रिमूव हुआ ये किस में चेंज हो गया है, वाइट कलर में। अब ये कौन सा है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, जैसे कि आप क्लियरली वीडियोस में देख सकते हैं। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, हम इसको दोबारा से भी चेंज करवा सकते हैं कॉपर सल्फेट में। अब हमने करना क्या है कि इसमें दोबारा से कुछ ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर के डाल देंगे। जैसे ही हम दोबारा से ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये वाइट से दोबारा किस में आ रहा है, ब्लूज में आ रहा है, क्योंकि दोबारा से वाटर इसमें क्या हो गया, इसके क्रिस्टल्स में क्या हो गया, वाटर कंबाइन हो गया है। तो ये दोबारा इसने कलर, तो ये कलर इंडिकेशन शो कर रही है वाटर का रिमूवल में की और वाटर के एंट्रेंस की। नेक्स्ट है जी, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। क्यों न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, क्यों, although they have do not have equal number of positive and negative charges but have equal number of positive and negative charges। जैसे KCl है, ये कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें इक्वल नंबर हो पॉजिटिव आइंस के भी और नेगेटिव आइंस के। मीन्स अगर हो सकता है नेगेटिव, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 होता है, तो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। ये हो सकता है कि सम टाइम किसी की वैलेंसी 2 है, किसी की 3 है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 और 3 टाइम्स Na। अब Na की वैलेंसी +1 होती है और मैग्नीशियम की +2 होती है। अगर दोनों ने क्लोरीन के साथ कंबाइन करना हो तो सोडियम तो NaCl बना देगा, लेकिन मैग्नीशियम के +2 है तो उसके 2 क्लोराइड्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको क्या होगा, मैग्नीशियम Cl2। तो मैग्नीशियम तो एक है लेकिन Cl कितने हैं, 2। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, लेकिन नंबर में वो इक्वल होते हैं। अगर हम दोनों को काउंट करें तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डेट्स वाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, क्योंकि सॉल्ट्स क्या हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नंबर जो है नेगेटिव चार्जेस का वो क्या होता है, इक्वल होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपनी स्कूल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में कमेंट करें और इंशाल्लाह उनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें।